हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर एमसीक्यू सीरीज़ का सेशन नंबर 2। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ऑथेंटिक बुक के वो क्वेश्चंस जो आपको आपके आने वाले जेई एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर ये आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर एक्सटर्नल पावर सोर्स से यहाँ पर किस तरीके से कनेक्टेड है। और हमें यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है कम्यूटेटर सिस्टम, ब्रश सिस्टम और कम्यूटेटर और ब्रश सिस्टम दोनों। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस टर्मिनल आर्मेचर वाइंडिंग से कम्यूटेटर और ब्रश दोनों से यहाँ पर कनेक्टेड है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। इस केस के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक डायनेमोमीटर टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर जो होता है, अंदर जो वहाँ पर मूविंग कॉइल्स होती है उनके बीच में यहाँ पर एंगल कितना होता है। तो जैसा कि आप अभी इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप का होता है पावर फैक्टर मीटर। अब इसके अंदर जो दो कॉइल्स यहाँ पर गिवन है, उनमें पहली कॉइल जो है वो है प्रेशर कॉइल और दूसरी है करंट कॉइल। अब ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ कंपनसेट करके मूव करती हैं और उसके थ्रू हमें यहाँ पर पावर फैक्टर पता चलता है। अब इन दोनों कॉइल्स को यहाँ पर रिजिडली एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, वो एंगल हमेशा 120 डिग्री ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा डी, 120 डिग्री। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी और मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू जितना हो सकता है उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनके अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई इनपुट सिग्नल है और उसके अंदर स्मॉलेस्ट चेंज यहाँ पर आता है, तो अगर उसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं तो उसे यहाँ पर क्या नाम दिया जाएगा। तो वो जो स्मॉलेस्ट चेंज आ रहा है किसी भी इनपुट सिग्नल के अंदर, उसे यहाँ पर कहा जाता है रेजोल्यूशन। यहाँ पर रेजोल्यूशन होता है स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज, यानी सबसे छोटा जो इनपुट चेंज होता है उसको अगर हम मेज़र कर पा रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर कहलाती है रेजोल्यूशन। वहीं अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो ये रेशियो होता है आउटपुट में जो हमने चेंज किया है और अपॉन में इनपुट में जो हम चेंज कर रहे हैं, उसका रेशियो यहाँ पर सेंसिटिविटी कहलाता है। तो इन दोनों को लेकर ही आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉलीफेज सिस्टम है, उसके अंदर यहाँ पर एन कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं। तो जब एन कंडक्टर्स यहाँ पर कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ वॉटमीटर्स कितने यूज़ होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉन्डल थ्योरम, अगर आपने पढ़ी हो ब्लॉन्डल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जब नंबर ऑफ कंडक्टर्स एन गिवन हो तो जो नंबर ऑफ वॉटमीटर्स यूज़ होंगे वो हमेशा n-1 यूज़ होंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, n-1। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और हमें यहाँ पर बोला गया है कि इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है एक्स और वाई टर्मिनल के अलॉन्ग। तो जब इन दोनों के अलॉन्ग हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये दोनों वोल्टेज सोर्स है इन्हें यहाँ पर शॉर्ट करना होगा। और अगर इसकी जगह अगर आपके पास यहाँ पर करंट सोर्स आ जाता तो उसे यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ता। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इस केस में यहाँ पर हमें गिवन है वोल्टेज सोर्स, तो इन दोनों को हमें यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ेगा। और शॉर्ट करने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर 8 ओम आएगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें इसके अक्रॉस तो निकालना ही है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इस वाले ब्रांच को हम कर देंगे शॉर्ट, और दूसरी साइड यहाँ पर 6 ओम कनेक्टेड है और इस साइड वाली ब्रांच को भी हम कर देंगे शॉर्ट। तो यहाँ पर एक्स और वाई के अलॉन्ग हमें रेजिस्टेंस निकालना है और वो रेजिस्टेंस ही यहाँ पर RTH कहलाएगा, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आप लोगों को दिख ही रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है, और जब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो उसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। अब यहाँ पर किसी को भी आप R1 किसी को भी R2 यहाँ पर मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो निकल कर आएगी 8 × 6 अपॉन में 8 + 6 यहाँ पर हो जाएगा 14, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 3.43 ओम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, 3.43 ओम। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले जेई एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बाकी सेशंस को भी यहाँ पर देखते रहिएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए एलिमेंट्स में से यहाँ पर कौन सा एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट होता क्या है। एक्टिव एलिमेंट वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हमें जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं उन सब में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि करंट सोर्स के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हमें गिवन हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीनों आएंगे पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए स्टेटमेंट में से यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जब आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वहाँ पर ट्रू पूछा है या फॉल्स। जल्दीबाजी में हम यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, और सभी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सुपरपोजिशन थ्योरम्स को लेकर दिए गए हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है कि जब भी हमें मल्टीपल सोर्सेज गिवन होते हैं, मल्टीपल वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं या फिर करंट सोर्स भी हो सकते हैं, इन दोनों में से मल्टीपल सोर्सेज जब हमें गिवन होते हैं तो उसके थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जो भी हमसे वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हम वन सोर्स एट अ टाइम लेते हैं। इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैं आपको आने वाले सेशंस के अंदर कराऊंगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि जब भी मल्टीपल सोर्सेस हमें गिवन होते हैं तो एट ए टाइम वन सोर्स लेकर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में सभी सोर्सेज से जो वैल्यूज आई हैं उन सभी को यहाँ पर ऐड करके आंसर दे देते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये अप्लाइड भी बायलेटरल एलिमेंट्स के लिए ही होता है। अब इसके थ्रू जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली यही बनता है कि ये पावर कैलकुलेट नहीं कर सकता। जो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा वो यही होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या। बाकी मैं आपको आगे आने वाले सेशंस के अंदर ये पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है उनके बीच की। अब उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, उसके अंदर हमें यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट गिवन है, ये हमें यहाँ पर गिवन है, और इसके अलावा हमें वोल्टेज गिवन है, वो गिवन है 4 वोल्ट, और जो चार्ज है जो वो स्टोर कर रखा है उसने वो यहाँ पर गिवन है 16 पिको कूलाम। अब ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है और इसके अंदर हमें डिस्टेंस पूछी गई है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q = CB। दूसरा यहाँ पर कैपेसिटेंस की फॉर्म में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ε0 A/d। अब हमें यहाँ पर ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो इसके थ्रू ही हमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। जब हम इस इक्वेशन को डिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगी D = ε0 A/c। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि A हमें गिवन था, इसके अलावा हमें ε0 की वैल्यू भी यहाँ पर पता होती है। अब हमें जो यहाँ पर चीज़ गिवन नहीं है वो है C। अब C को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से Q = CV से। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर बड़ा हो सकता है, पर इसके थ्रू आपके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बनेंगे। तो C निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। C = Q/V, और Q हमें यहाँ पर गिवन है 16 पिको फैरेड, पिको यानी 10⁻⁻12, और जो V की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वो गिवन थी 4। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर C की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पर C की वैल्यू को हमें डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हम ε0 की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 × 10⁻12, जो कि आपको लर्न होनी चाहिए, इनटू यहाँ पर जो एरिया की वैल्यू है वो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 0.002, जो यहाँ पर हमें पुट करनी है वो पुट करनी है C की वैल्यू। C की वैल्यू जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻12। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 × 10⁻12। अब जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पूरा तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 4.4 mm। अगर एग्जैक्टली देखना है तो ये वो निकल कर आएगा 4.48 mm। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 4.4 mm। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगर किसी ने अभी देखा नहीं है, नोट करना चाहता है, तो मैं फिर से इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर ये सॉल्यूशन करा है। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पर लर्न होने चाहिए थे। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रबड़ की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है
वो यहाँ पर कितनी होती है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर केवी आएगा। तो जो रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 30 kV पर mm। इसके अलावा जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3 kV पर mm। तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे आपको पूछा गया कि जो टेम्परेरी शेड्स हम बनाते हैं उसके अंदर कौन से टाइप की वायरिंग यहाँ पर हाईली सूटेबल होगी। यहाँ पर टेम्परेरी शेड्स का कहने का मतलब है जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर बड़े अमाउंट पर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है किन्हीं बिल्डिंग्स की, या फिर जो आर्मी कैंपिंग होती है वहाँ पर भी तो कुछ वायरिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं। तो उस वायरिंग के लिए यहाँ पर कौन सी वायरिंग सूटेबल होगी, उसका सही आंसर होगा ए क्लीट वायरिंग। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है क्लीट वायरिंग, और यही सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है इन केस ऑफ टेम्परेरी शेडिंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो फोर्स ड्राफ्ट फैंस होते हैं वो यहाँ पर कौन से टाइप की एयर को यहाँ पर हैंडल करते हैं। फोर्स ड्राफ्ट फैंस स्टीम पावर प्लांट के अंदर यूज़ होते हैं, और ये वहाँ पर जो बाहर की एटमॉस्फेयर से है, बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर खींचते हैं। तो इसलिए ये जो वर्क करते हैं वो करते हैं सिर्फ फ्रेश एयर पर। जबकि इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन को लेकर। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होते हैं जिसे हम शॉर्ट में आईडी फैंस बोल सकते हैं, वो यहाँ पर हैंडल करते हैं हॉट फ्लू गैसेस को। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो पिन इंसुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं उनको नॉर्मली हम किस वोल्टेज तक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए 33 kV। ये इससे ज़्यादा वोल्टेज पे अगर हम पिन इंसुलेटर्स को यूज़ करेंगे तो वो उस केस में वहाँ पर बल्की हो जाएंगे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब हैवीली वेटेड हमें यूज़ करने पड़ेंगे वो इंसुलेटर्स, और ये इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल भी हो जाएंगे। इन दोनों कारणों की वजह से यहाँ पर 33 kV के बाद में पिन इंसुलेटर्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि 33 kV के बाद किस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। तो उन इंसुलेटर्स का नाम होता है सस्पेंशन इंसुलेटर्स। सस्पेंशन इंसुलेटर्स ये 33 kV से ज़्यादा पर यूज़ होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है पर इसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी MCQs में आपको कहीं भी कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया कि गैस फिल्ड फिलामेंट लैंप्स के अंदर यहाँ पर कौन सी गैस यूज़ की जाती है। तो इस टाइप के फिलामेंट लैंप जो होते हैं उनके अंदर यूज़ की जाती है इनर्ट गैस, और इन सब में से इनर्ट गैस यहाँ पर है हीलियम। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इनर्ट गैस ही क्यों यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इनर्ट गैस इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इनकी लो रिएक्टिविटी होती है किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ, इस वजह से इन्हें इन बल्ब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो इनर्ट गैस यूज़ की जाती है फिलामेंट लैंप के अंदर उसका यहाँ पर फंक्शन क्या होता है। तो फिलामेंट लैंप के अंदर जो इनर्ट गैस यूज़ की जाती है वो दो कारणों से यहाँ पर यूज़ की जाती है। पहला जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन जो होता है फिलामेंट का उसे कम करने के लिए, और दूसरा यहाँ पर कि उसका ऑक्सीडेशन भी वो वहाँ पर रिड्यूस कर सके। तो इन दो कारणों की वजह से यहाँ पर हम इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग सर्विस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए सभी ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा इमोबाइल है। इमोबाइल का कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो मूव नहीं कर सकता, विच कैन नॉट मूव। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आयंस। आयंस कभी मूव नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो यहाँ पर मूवेबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी, आयंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए सभी ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके पास 3 ही यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर शेल में। तो इसके यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट, और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, इसके अलावा गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं बोरोन हमें यहाँ पर गिवन है, इंडियम भी गिवन है, एल्यूमिनियम भी गिवन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक डीसी शंट मोटर की अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कौन से कनेक्शंस को यहाँ पर रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा बी,
इंटरचेंजिंग द आर्मेचर एंड फील्ड कनेक्शन। तो यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आएगा ईदर, यानी कि आपको इनमें से किसी भी एक का यहाँ पर कनेक्शन चेंज करना है, उससे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों के ही एक साथ यहाँ पर कनेक्शंस इंटरचेंज कर दिए गए तो फिर डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ईदर इंटरचेंजिंग द आर्मेचर एंड द फील्ड कनेक्शन। यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और करंट के। इन दोनों में से हम कोई सी भी वैल्यू चेंज करेंगे तो उससे यहाँ पर इसका टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, उसे और किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिलक्टेंस मोटर। इसके अलावा अगर है आपको रिलक्टेंस मोटर की जगह हिस्टेरेसिस मोटर भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आया आपको वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हमें यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स गिवन हो और वो सभी यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जो कैपेसिटेंस होता है ये जस्ट रिवर्स होता है, किससे? रेजिस्टेंस से। तो ये रिवर्स होता है, रिवर्स कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि रेजिस्टेंस के अंदर जैसे सीरीज़ के अंदर होता है तो ऐड होते हैं रेजिस्टेंस इसके अंदर, जबकि कैपेसिटर के अंदर जब पैरेलल में कॉम्बिनेशंस होते हैं तब ऐड होते हैं। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स है तो इसका जो सी इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 4C, यानी कि चारों ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर यहाँ पर इनमें से कौन से पावर फैक्टर के ऊपर ऑपरेट होती है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के बॉक्स में। जो भी इसका सही आंसर देगा उसका मैं नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा अगले सेशन के अंदर। और इसी तरीके से नॉलेज गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।